Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Welcome back in online classes. Today we are going to discuss our next topic which is called typecasting. आज हम अपना next topic पढ़ेंगे जिसे क्या कहते हैं, typecasting कहते हैं. Typecasting is the process of converting of data from one type to another. कि एक टाइप के डेटा को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइपकास्टिंग. क्लास में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए हम 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, लाइक इंट, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट. सेम एज़ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ वी यूज़ फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. तो अगर आप एक टाइप का डेटा इनपुट करते हैं और उसका जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप आपने दूसरी ली हुई है, तो उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टाइपकास्टिंग. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग. तो 2 तरह से हम टाइपकास्टिंग कर सकते हैं. एक को हम इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कहते हैं, दूसरी को एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कहते हैं. वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग. In implicit typecasting, compiler automatically converts data from one type to another. Implicit typecasting के अंदर ये होता है कि कंपाइलर खुद ही जिस टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ होता है उस टाइप के अंदर उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है. लाइक हमारे पास एग्जांपल है डबल n इज इक्वल टू 3. अब डबल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़. हमने डबल डेटा टाइप पढ़ी है कि अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे n की वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं वो 3 है. अब n की वैल्यू हम इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो डबल है और डबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती है. तो जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो इंटीजर है. तो यहाँ पे कंपाइलर ये करेगा कि वो इम्प्लिसिटी कन्वर्ट कर देगा n इज़ इक्वल टू 3 को डबल वैल्यू विच इज़ n इज़ इक्वल टू 3.0. यानी कंपाइलर खुद से पॉइंट ऐड करके उसके साथ 0 लगा के तो 3 को 3.0 के अंदर कन्वर्ट करके इसे डेसिमल पॉइंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा. तो यानी टाइपकास्टिंग के अंदर जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो सकती है. अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लेंगे तो उसके अंदर स्टोर वैल्यू भी फ्लोटिंग पॉइंट होनी चाहिए. सेम हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, इंट b इज़ इक्वल टू 3.1416. अब यहाँ पे हमारे पास b एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है या डेसिमल पॉइंट वैल्यू है. अब b इंटीजर वेरिएबल है तो ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा. तो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग के अंदर कंपाइलर खुद जो b की वैल्यू 3.1416 है उसे इंटीजर वैल्यू 3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा. तो ये कन्वर्जन कंपाइलर खुद कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप. तो इस तरह की कन्वर्जन को इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कहा जाता है, जिसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद जो डेटा टाइप वेरिएबल को आप असाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है. सेकंड टाइप ऑफ टाइपकास्टिंग होती है हमारे पास, उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग. अब जो हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग है, इन एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस डेटा टाइप को के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उससे पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड होना ज़रूरी है. और ये जो कंडीशन है ये यूज़र खुद लगाएगा कि वो किस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है. इस एग्जांपल से देखते हैं. इंट x हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है विच मीन इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद हमने एक फ्लोट पाई इनिशलाइज किया जिसमें हमने 3.1416. अब अगर हम x के अंदर पाई की वैल्यू स्टोर करते हैं तो अब x तो हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू है. अब x के अंदर अगर हम पाई की वैल्यू स्टोर करेंगे तो x इंटीजर वैल्यू है तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है. यहाँ पे हम पाई से पहले इंट लगा के उसे ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, विच मीन x के अंदर पाई की वैल्यू स्टोर होने से पहले इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो और फिर वो x के अंदर स्टोर होगी. तो यहाँ पे हमने कंडीशन खुद लगाई है कि इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो. तो इस तरह की टाइपकास्टिंग क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कहलाती है, जिसमें यूज़र खुद ब्रैकेट्स के ज़रिए मेंशन करता है कि किस डेटा टाइप के अंदर वो कन्वर्ट करना चाहता है. तो यहाँ पे पाई की जो डेसिमल पॉइंट वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर वैल्यू में. यानी पाई की वैल्यू जो हमारे पास 3.1416 है उसे
जो कंपाइलर है वो आपकी रिक्वायर्ड डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करके इंटीजर पार्ट 3 में कन्वर्ट कर देगा और इसका जो फ्रिक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इस तरह की टाइप कास्टिंग जिसमें आप पेरेंसेस लगा के खुद रिक्वायर्ड डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि इस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो, वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ओके, वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट implicit typecasting is a typecasting in which data type compiler himself convert one data type into another is called implicit typecasting, like a double variable n which have a value 3 which is an integer value, but double data type is used to store floating point values. Here compiler itself convert the value of n is equal to 3 into 3.0 which is a frictional value or floating point value. And here is another example. Here int b is equal to 3.1416. As we know, b have the data type integer which is used to store only integer values, but here we are going to store a frictional value in b. So compiler implicitly convert that frictional value into integer value which is b is equal to 3 and discard the frictional portion. And explicit typecasting, the compiler converts one data type into another data type enclosed in parentheses. तो explicit typecasting के अंदर हम parentheses देते हैं कि कंपाइलर किस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसी डेटा टाइप के अंदर आपकी वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगी जो आप ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे. So our next topic is input and output functions. Here we are going to discuss some input and output functions. Input functions are used to input data from keyboard and output functions are used to display messages on the screen. तो first we are going to discuss a input function which is called gets. तो हम कुछ important input और output functions यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप different types of data input भी करवा सकते हैं और output भी करवा सकते हैं. So first of all we are going to discuss the gets function. Gets function is a standard library input function. So first we are going to clear that what is meant by library input functions. कि library input functions क्या होते हैं. तो library input functions are those functions which are predefined in a compiler. कि वो फंक्शन जो आपकी कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइन होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन. यू हैव टू इंक्लूड द रिलेटेड हेडर फाइल which is related to that library function in your program. कि अगर आप अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो आपकी हेडर फाइल है वो आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगी. लाइक वी आर गोइंग टू वर्क विद गेट्स फंक्शन विच इज़ अ इनपुट फंक्शन. सो द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल इज़ stdio.h हेडर फाइल विच यू मस्ट इंक्लूड इन योर प्रोग्राम. तो अगर आप एक लाइब्रेरी फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करते या हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करते तो जो आप फंक्शन यूज़ करेंगे कंपाइलर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो गेट्स का फंक्शन है इट इज़ एन इनपुट फंक्शन. ये इनपुट फंक्शन है. गेट स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग. इसकी मदद से आप स्ट्रिंग डेटा को इनपुट करवा सकते हैं. इसका जो जनरल सिंटैक्स है, syntax is a general rule by which we can create multiple statements according to that syntax. Here gets is a reserved word. String variable name is the variable name in which you are going to store a string data. तो gets हमारे पास लाइब्रेरी इनपुट फंक्शन है और string variable name हमारा required variable name है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं. तो gets फंक्शन will read characters from keyboard. कि जितने भी आप कैरेक्टर्स इनपुट करवाना चाहते हैं जो आप स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं वो गेट्स के फंक्शन की मदद से आप इनपुट करवा सकते हैं. और इसके लिए जो है वो आप कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेसेस भी इनपुट कर सकते हैं. अगर आप CN के ज़रिए करेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा को अगर इनपुट करवाते हैं तो उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस जो है वो आप इनपुट नहीं कर सकते. यही वजह है कि गेट्स हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन है जिसकी मदद से आप जो है वो स्ट्रिंग डेटा को भी इनपुट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो पुट्स का फंक्शन है. पुट्स इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन. तो पहली बात ये आउटपुट फंक्शन है. इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेजेस ऑन द स्क्रीन. और जो गेट्स का फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है, वो इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है. इसके लिए भी जो हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है वो stdio.h है. यू हैव टू इंक्लूड दैट हेडर फाइल in your program in order to use puts function. Puts function is used to output messages or data on the screen and adds a new line automatically. जो भी आप मैसेज पुट्स के फंक्शन के ज़रिए आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो पुट्स का फंक्शन उस मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद स्क्रीन के ऊपर जो है वो
आपकी एक एक्स्ट्रा लाइन ब्लैंक लाइन ऐड कर देता है आफ्टर दैट मैसेज। तो पुट्स के फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। पुट्स स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, पुट्स हमारे पास रिजर्व वर्ड है और स्ट्रिंग वेरिएबल नेम जिस वेरिएबल की वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम गेट्स और पुट्स के फंक्शन को देखते हैं। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे आपने हेडर फाइल stdio.conio.h इंक्लूड की। stdio हमने क्यों इंक्लूड की कि हम गेट्स और पुट्स का फंक्शन इंक्लूड करने जा रहे हैं। आयो स्ट्रीम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए मेन फंक्शन है। हमने कैरेक्टर वेरिएबल ऐड लिया, साथ हमने जब इसकी लेंथ ले ली 30, तो विच मीन ऐड हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हम 30 कैरेक्टर्स को इनक्लोज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सी आउट इंटर योर एड्रेस आउटपुट मैसेज है, आप अपना एड्रेस इनपुट करें और दैट एड्रेस विल बी स्टोर इन एड्स। ऐड के फंक्शन के अंदर ये एड्रेस हमारा स्टोर हो जाएगा गेट्स के फंक्शन के ज़रिए। यही प्रोसेस आप सीएन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ब्लैंक स्पेसेस इनपुट नहीं होंगी। तो जो भी आप डेटा इनपुट करेंगे वो ऐड के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और सी आउट योर एड्रेस और पुट्स का फंक्शन उस एड्रेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास गेट्स और पुट्स दो इनपुट और आउटपुट फंक्शन थे। कल हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि किस तरह से गेट्स और पुट्स की मदद से आप डेटा इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।